हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। तो मैराथन क्लासेस चल रही है, वीडियो पे वीडियो, क्लासेस पे क्लासेस अपलोड की जा रही हैं। तो आज पॉलिटी की क्लास जो है 22वीं है और इसमें हम बात करेंगे गवर्नर के बारे में। बहुत शॉर्ट में गवर्नर के बारे में जो की फीचर्स हैं मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, इन्हीं को मैं एक के बाद एक आपको समझाता रहूँगा। तो गवर्नर के बारे में कुछ भी छूटेगा नहीं, सब कुछ इस क्लास में आपको बताएंगे। जुड़े रहिए अंत तक। और अगर हर बार हम कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, तो राज्यपाल का पद भारत में सबसे महत्वपूर्ण भी है और सबसे विवादित पदों में से एक है। तो बहुत ज़्यादा भूमिका बनाए बिना आगे चलते हैं। आप लोग सभी जानते हैं स्टेट में गवर्नर होता है। जिस तरह सेंटर में राष्ट्रपति होता है उसी तरह से स्टेट में गवर्नर होता है। अब देखें, गवर्नर जैसे राष्ट्रपति के समान जो इसकी शक्तियाँ मिलती जुलती हैं, तो जिस तरह से जो टाइटल या जो शक्तियाँ राष्ट्रपति को सेंट्रल लेवल पर मिले हुए हैं, वही शक्तियाँ, वही अधिकार गवर्नर को स्टेट लेवल पर मिले हुए हैं। जैसे गवर्नर राज्य का प्रथम नागरिक है, ठीक है, लिखते जाइएगा आप लोग, है ना, आप लोग लिखते जाइएगा। गवर्नर या राज्यपाल किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है। जिस तरह से राष्ट्रपति संसद का अंग है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है। ठीक है, समझ गए। जिस तरह से राष्ट्र की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं, तो राज्य सरकार की या राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, उसी तरह से यहाँ पर आप देखें, पहली बार ये लिखा है मैंने आर्टिकल 153, इसमें मैंने लिखा है होगा। जैसे कहते हैं ना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरह से आर्टिकल 153 में है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो आपसे कोई पूछे कि राज्यपाल पद का उल्लेख किस में है, तो आर्टिकल 153 में है। किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153। यहाँ पर छोटा सा मैंने लिखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली और पुदुचेरी हमारे जो विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर राज्यपाल नहीं होता है। यहाँ पर जो राज्यपाल जैसा जो पदाधिकारी होता है, सुन लीजिएगा ध्यान से, उसका नाम होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल या एलजी, केवल दिल्ली और पांडिचेरी में। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर प्रशासक नियुक्त हैं। जम्मू कश्मीर में भी, सॉरी मैं भूल गया आपको कहना, जम्मू कश्मीर में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बना है। बाकी सारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें उपराज्यपाल हैं। ठीक है, तो दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल हैं। ओके, आर्टिकल 153 किसी भी राज्य में एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी। आर्टिकल 155 इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को अपने हस्ताक्षर और मुहर से नियुक्त करेगा। कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के स्तर से होती है। हालांकि मंत्रिपरिषद की सलाह से ही होती है, पीएम साहब का विशेष उसमें रोल रहता होगा राज्यपाल की नियुक्ति में, लेकिन इनकी जो नियुक्ति होती है किसी भी स्टेट के गवर्नर की या यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की, वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर और स्टैम्प से होती है। ओके, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर काम करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा, और जब भी राष्ट्रपति चाहेंगे उसे उसके पद से हटा सकते हैं। न केवल उसे उसके पद से हटा सकते हैं, बल्कि एक से दूसरे स्टेट में उसका ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का उसको चार्ज भी दे सकते हैं। एक ही गवर्नर को कभी भी उसके पद से हटाया जा सकता है, कभी भी उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है दूसरे स्टेट में, और एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का चार्ज भी दिया जा सकता है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के गवर्नर के रूप में चार्ज दिया जाता है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी? हाँ, प्रियंका गौतम आप बताएं, उसकी सैलरी कितनी होगी उस समय? हाँ, नहीं, देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात यह है कि उसकी सैलरी कितनी होगी। उसकी सैलरी उतनी होगी जितनी राष्ट्रपति तय करें, जितनी राष्ट्रपति तय करें। अब वो सैलरी देगा कौन? दोनों राज्य हैं ना, तो दोनों राज्य समान अनुपात में। समान अनुपात का मतलब अगर 2 राज्यों का है तो आधा आधा, 3 राज्यों का चार्ज ले रहा है तो 1/3, तीनों 1/3 देंगे। 4 का ले रहा है तो चारों 1/4 देंगे। ये हुआ आपका समान अनुपात। ठीक है, सैलरी कितनी होगी राष्ट्रपति तय करेंगे ऐसे में, और कौन देगा? सभी राज्य समान अनुपात में उस सैलरी को देंगे। ओके, राज्यपाल का, आपसे कोई पूछे राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, सीधा क्वेश्चन पूछे तो आप 5 साल बताएंगे। क्यों? क्योंकि लिखा गया है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा सामान्यतः चार्ज लेने से या नियुक्ति से 5 साल तक का होगा। क्या राज्यपाल को कोई शपथ दिलाते हैं? राज्यपाल अपने पद की शपथ लेते हैं?
राज्यपाल जो हैं अपने पद की शपथ लेते हैं। कायदे में ये शपथ दिलानी चाहिए राष्ट्रपति को, लेकिन हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो हैं राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अपने प्रतिनिधि के समक्ष शपथ लेंगे। तो हमारे यहाँ रिवाज ये है कि जब भी किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो उसे उसी राज्य के, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड में राज्यपाल की नियुक्ति हुई है तो उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस जो होंगे, वो उसे शपथ दिलाएंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो जो सीनियर जस्टिस होंगे वो शपथ दिलाएंगे। यहीं पर मुझे एक सवाल ध्यान में आ गया। देखो सुप्रीम कोर्ट में क्या रिवाज है, जैसे ही चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं, चीफ जस्टिस जैसे ही रिटायर होते हैं तो जो सीनियर मोस्ट होते हैं उन्हें चीफ जस्टिस का चार्ज दे दिया जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट में रिवाज है। लेकिन अगर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रिटायर हो जाते हैं या किसी वजह से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद खाली हो जाता है, ध्यान रखना, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रिटायर हो जाते हैं या चीफ जस्टिस का पद किसी वजह से खाली हो जाता है, तो राष्ट्रपति अब जिसे चाहें, बाकी जो जज हैं ना, बाकी 6, 7, 8, 10, 20, 52 जो जज हैं, बाकी जो जज हैं जितने भी हैं, चाहे वो जूनियर हैं या सीनियर हैं, हाई कोर्ट के बाकी जजों में से जिसे राष्ट्रपति चाहें उसे जब तक नई व्यवस्था ना हो जाए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ का है। तो मैं कहाँ था, मैं यहाँ था शपथ पे। तो राज्यपाल को एक्चुअली शपथ राष्ट्रपति ने दिलानी होती है, लेकिन यह है कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। तो अब राष्ट्रपति हर राज्य में शपथ दिलाने कहाँ जा रहे हैं, तो प्रतिनिधि किसको नियुक्त करें भाई, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो अगर आपसे ये पूछे राष्ट्रपति तो वो भी सही है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पूछे तो वो भी सही है। अब क्वेश्चन का नेचर क्या है उस हिसाब से आप अपना आंसर दे देना। ओके, तो कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होता है और ये घटाया भी जा सकता है, मीन्स कभी भी इसको हटाया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। मान लीजिए उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, 5 साल पूरे हो गए तो अभी चलने दो, दोबारा भी नियुक्ति हो सकती है, इस पर कोई रोक नहीं है। ये पद जो है पूरी तरह से प्रसाद पर्यंत है, ठीक है ना। प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति का बर्दाश्त है तब तक वो अपने पद पर हैं, अदरवाइज नहीं। अब जिस तरह से हमने कहा है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, उसी तरह से ये सवाल खूब आता है आर्टिकल 163। इसमें लिखा हुआ है कि जिन कार्यों में राज्यपाल से विवेक के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की गई है। विवेक के अनुसार कार्य करने का मतलब क्या हो गया, मैं थक गया, क्या मैं चेयर पे बैठ जाऊं, जरा इसको सेट कर देना। करिएगा, इधर ध्यान करिएगा, आप लोग थक गया, मैं सुबह से लगा हूँ ना। कब से बैठे हम लोग, 1:33 हो गए और हम लोग 8:20 से बैठे हैं, ठीक है। 5 घंटे की मैराथन क्लास है आज। ओके, कहाँ थे हम लोग, आर्टिकल 163। नहीं, मैं यहाँ नहीं था, मैं ये कह रहा था कि देखो राष्ट्रपति, अच्छा आप बताओ, राज्यपाल का टॉपिक तो चल ही रहा है, क्या राष्ट्रपति पूरी तरह से रबर स्टैंप है। हालांकि पिछली क्लासेस में हम इस पर बात कर चुके हैं, वीडियो भी हमने बताई है। जैसे राष्ट्रपति पूरी तरह से रबर स्टैंप नहीं है ना, वो भी सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और अगर मंत्रिपरिषद या संसद ने कोई प्रस्ताव भेजा है तो उस पर कब तक डिसीजन लेना है वो फ्री है। लेकिन राज्यपाल की भूमिका यहाँ राष्ट्रपति से थोड़ी ज़्यादा है। जो ये पावर है ना पुनर्विचार के लिए लौटाना या कब फैसला लेना है, वो तो है ही है। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ राज्य में राज्यपाल को अपनी मर्जी से काम करना होता, अपने विवेक से, अपनी सोच से, उसे क्या ठीक लग रहा है ना। जैसे उस अपने विवेक से क्या होगा भाई, वो हर 15 दिन या हर महीने में राज्य का राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को सरकार के जिस राज्य में वो है उस सरकार के शासन के कामकाज की रिपोर्ट भेजता है। ध्यान रखना, राज्यपाल जो है आवधिक रूप से, उसने लिखा आवधिक रूप से 15 दिन में या महीने में राज्य शासन में कार्य किस तरह से चल रहा है उसकी रिपोर्ट भेजता है केंद्र सरकार को। जैसे मुगलों ने नियुक्त किया था ना प्रांतीय मीर बख्शी, और बलबन ने नियुक्त किया था एक अधिकारी ख्वाजा हर प्रांतों में, तो ये केंद्र के एजेंट होते थे। प्रांतीय मीर बख्शी और बलबन के समय में ख्वाजा, ध्यान आ गया। तो ये जो होते थे सुल्तान के एजेंट होते थे सूबेदारों या इक़्तिदारों के पास। ये सारे सूबे इख्ते की हालात की जानकारी सुल्तान को देते रहते थे। तो उसी तरह से गवर्नर है। गवर्नर की मैंने यहाँ लिखा भी है, एक्चुअली गवर्नर की स्टेट में जो भूमिका है वो दोहरी है, लिखा है मैंने यहाँ पर। वो राज्य में संविधान का संरक्षक भी है, संविधान और विधान का रखवाला और नियामक या संरक्षक भी है। साथ ही साथ वो राज्य में केंद्र सरकार का एजेंट भी है। केंद्र सरकार का एजेंट वो किस तरह से है कि देखे कि राज्य सरकार कहीं ऐसा काम तो नहीं कर रही है जिससे केंद्र की कार्यकारी शक्तियों में कोई दखल आ रहा हो। राज्य की केंद्र सरकार की जो नीतियाँ वहाँ सही ढंग से लागू हो रही है या नहीं हो रही हैं, इसी की रिपोर्ट तो भेजता है।
इसके अलावा वो ये भी देखे कि क्या राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चल रही है या नहीं चल रही है। तो दोहरी भूमिका है, वो राज्य में संविधान का संरक्षक भी है और साथ ही साथ वो केंद्र सरकार का राज्य में एजेंट भी है। इस सवाल खूब आता है कि इनमें से कौन राज्यों में केंद्र सरकार का एजेंट कहा जाता है, तो राज्यपाल कहा जाता है। ठीक है ना। आप उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी है ना। हाँ, ओके। तो दोहरी भूमिका है राज्यपाल की। बहुत से मामले ऐसे हैं, अब वो रिपोर्ट भेजना है तो अपनी मर्जी से काम करेंगे। इसके अलावा मान लीजिए राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी है तो अपनी मर्जी से वो काम करेंगे। और भी है, राज्य में कुलपतियों की नियुक्ति, कुलाधिपतियों की नियुक्ति। इसके अलावा राज्य में अगर जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में वो अपने विवेक से काम करते हैं। ठीक है, तो वो मसले अलग हैं, अभी मुद्दे पर आते हैं अपने। तो आर्टिकल 163 में ये कहा गया है कि जिन कार्यों में राज्यपाल से अपेक्षा की गई है कि वो अपने विवेक से निर्णय लेंगे, उन्हें छोड़कर उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। वही बात है, जैसे हम कहते हैं ना, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। यहाँ पर एक लाइन जोड़ दी गई है कि जिन कार्यों में राज्यपाल से ये अपेक्षा की गई है कि वो अपने विवेक से काम करेंगे, उनको छोड़ करके। ओके, आगे चलें। तो ठीक हो गया साहब। तो ये आर्टिकल 163 क्या कह रहा है? राज्य में मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल को उसके कामों में सहायता और सलाह देगी। ठीक है। आर्टिकल 164 क्या कह रहा है? वही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो यहाँ पर स्टेट के बारे में आर्टिकल 164 में कहा गया है कि राज्यपाल जो हैं सीएम की नियुक्ति करेंगे और सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी है कि मंत्री जो रहेंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। प्रसाद पर्यंत समझ गए कि राष्ट्रपति उन्हें जब चाहें तब हटा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज क्या है, अगर सीएम राष्ट्रपति को सलाह देते हैं तो सीएम अगर राज्यपाल को सलाह देते हैं तो राज्यपाल किसी मंत्री को हटा भी सकते हैं। अगर मैं बीच में राष्ट्रपति तो नहीं बोल गया, मैं फिर से इसको कंक्लूड कर देता हूँ, शायद मैं राष्ट्रपति बोल गया बीच में। राज्य में सीएम की नियुक्ति राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति सीएम करेंगे और सीएम की ही सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है ना। और सीएम की ही सलाह पर राज्यपाल मंत्रियों को हटा भी सकते हैं। तो ये क्या हो गया, मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं? औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के और अनौपचारिक रूप से मुख्यमंत्री के। मुख्यमंत्री जिसे चाहे उसे सिफारिश कर दे कि इसे मंत्री बना दो और इसे मंत्री पद से हटा दो। बाकी पोर्टफोलियो तो आप जानते ही हैं। गौरी मैम, क्या होता है पोर्टफोलियो? फुरकान आप बताओ पोर्टफोलियो। अरे दिन से पढ़ो तुम्हें पता नहीं। रुखसार आप बताओ। आप बताओ शायना पोर्टफोलियो। कीर्ति पोर्टफोलियो। हाँ, पोर्टफोलियो का मतलब 1861 में शुरू हुआ था, आप लोग शायद भूल गए। अब इसको पोर्टफोलियो का मतलब ये समझ लीजिए कि पीएम और सीएम जब शपथ ले लेते हैं, उनके साथ दूसरे मंत्री भी शपथ ले लेते हैं। अब मंत्रियों के बीच में मंत्रालयों का या कार्यों का बंटवारा करना, वो है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो सीएम का काम है, इसमें राज्यपाल का कोई लेना देना नहीं है। ओके। उसके बाद जैसे आर्टिकल 78 है ना, आर्टिकल 78 है, तो शायद मैंने राष्ट्रपति पर वीडियो मैंने बनाई है उस पर मैं बताना भूल गया हूँ, लेकिन अभी उसमें कुछ और आर्टिकल रह गए, मैं फिर से प्रयास करूँगा उसको फिर से सबको एक जगह समेटने का। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास अधिकार हैं केंद्र सरकार से सूचनाएं मांगने का, उसी तरह से आर्टिकल 167 राज्यपाल को अधिकार देता है मुख्यमंत्री से राजकाज की सूचना मांगने का। इसमें कुछ यूँ है, आर्टिकल 167 में 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि मुख्यमंत्री समय समय पर राज्यपाल को राज्य के शासन के बारे में सूचना देंगे। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो सूचना देंगे। अगर किसी समय राज्यपाल मुख्यमंत्री से राजकाज के बारे में सूचना मांगते हैं तो मुख्यमंत्री को ऐसी सूचना देनी पड़ेगी, देंगे। ठीक है ना। और तीसरी बात यह है कि अगर कभी राज्यपाल को ये लगे कि मंत्रिपरिषद में कोई एक निर्णय किसी एक मंत्री ने ही ले लिया है, उसने उस निर्णय पर पूरी मंत्रिपरिषद में विचार विमर्श नहीं हुआ है, तो मंत्री ये कह सकते हैं सीएम को कि इस निर्णय को पूरी मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखा जाए, फिर मेरे पास भेजा जाए। ठीक है ना। यही जो है केंद्र में राष्ट्रपति के स्तर पर है, वहाँ पर मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री हो जाता है और राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति हो जाता है। ठीक है ना। तो सूचना प्राप्ति। इसके अलावा आर्टिकल 165 राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल ही करते हैं।
आर्टिकल 165 ये कहता है कि राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी, वो की जाएगी किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अच्छा, यहीं पर आप एक चीज़ और लिखिए महाधिवक्ता के बारे में, फिर इसको हम अलग से कहाँ पढ़ाएंगे, इसी में बता देते हैं। 2-3 लाइन है। राज्य महाधिवक्ता, इसे हम कहते हैं एडवोकेट जनरल। उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी। उत्तराखंड राज्य के पहले महाधिवक्ता थे मेहरबान सिंह नेगी। अच्छा, पहले आप महाधिवक्ता को समझो। आप महाधिवक्ता को इंग्लिश में कहते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। राज्य के महाधिवक्ता को इंग्लिश में कहते हैं हम एडवोकेट जनरल। बैठ जाइए। तो आप देखो, वकील होते हैं ना, वकील मुकदमे लड़ते हैं ना, सरकारी वकील भी होते हैं, होते नहीं होते हैं सरकारी वकील। तो आप राज्य के एडवोकेट जनरल को आप सबसे बड़ा सरकारी वकील कह सकते हो हाई कोर्ट में। मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। एडवोकेट जनरल का मतलब राज्य में सरकार का सबसे बड़ा वकील। उसी तरह से केंद्र में होता है क्या? महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। चलो महान्यायवादी की बात कर लेते हैं। तो केंद्र में महान्यायवादी और राज्य में महाधिवक्ता, ये जो होते हैं सरकारों के सबसे बड़े वकील होते हैं। आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। कानूनी रूप से जो महान्यायवादी है उसको कहा जाता है कि केंद्र का विधायी मामलों में केंद्र का परामर्शदाता। महाधिवक्ता विधायी मामलों में या कानूनी मामलों में राज्य सरकार का सलाहकार या राज्य सरकार का परामर्शदाता। ये महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल जो राज्य में होता है, ये राज्य सरकार के मुकदमों की पैरवी करता है। कहीं भी हो, अपने हाई कोर्ट में हो, दूसरे हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, ये राज्य सरकार की ओर से मुकदमों की पैरवी करता है। ठीक है ना, पूरा का पूरा पैनल होता है इसके साथ। उसी तरह से जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो केंद्र सरकार के मुकदमों की पैरवी करते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, निचला कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं भी वो पैरवी करते हैं। ये कानूनी अधिकारी हैं और केंद्र के और राज्य सरकारों के कानूनी सलाहकार हैं और संवैधानिक पद हैं। ये क्या हैं? ये संवैधानिक पद हैं। अब इन पर नियुक्ति किसकी होगी? केंद्र में जो महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, वो नियुक्त होगा जो सर्वोच्च न्यायालय में जज बनने लायक हो। यानी कि उसकी योग्यता क्या हो? उसकी योग्यता ऐसी हो कि वो सर्वोच्च न्यायालय में जज बन सके। राज्य में जो महाधिवक्ता बनेगा वो बनेगा जिसकी योग्यता हाई कोर्ट का जज बनने की हो। ठीक है, ध्यान रखना। राज्य महाधिवक्ता वो बनेगा जिसकी योग्यता, जिसके पास वो योग्यता हो। भाई आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना तो उसकी योग्यता क्या है? 21 साल उम्र और ग्रेजुएशन, यही तो योग्यता है। दो ही चीज़ें तो हैं, है ना। इसके अलावा भारत के नागरिक हों आप या भूटान या नेपाल से भी कुछ सीन है, ऐसा है ना। ओके, कुछ है, कुछ लोग कुछ है ना क्राइटेरिया तिब्बत वगैरह को यहाँ पर एग्ज़ाम देने का, तो योग्यता है ना। उसी तरह से अगर आपने राज्य में महाधिवक्ता बनना है तो आप राज्य हाई कोर्ट में, राज्य सब नहीं है, आप हाई कोर्ट में जज बनने लायक हों। अगर आपने अटॉर्नी जनरल बनना है, महान्यायवादी बनना है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनने लायक हों, तो आपकी नियुक्ति हो सकती है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और महाधिवक्ता राज्यपाल के और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा। इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। और ये जो पद है ना, एक प्रशासन में इनको मजाक में कहा जाता है रेवड़ी वाले पद। रेवड़ी वाले पद का मतलब क्या है कि भैया जो सरकार बनती है फिर वो अपने विश्वस्त लोगों को या ऐसे लोगों को जो उनके भरोसेमंद हैं, उनके सलाहकार हैं, उनके साथी हैं, उन्हें फिर जो हैं पदों पर बैठाती है। तो रेवड़ी भी कह सकते हो आप, रेवड़ी कल्चर भी इसको कह सकते हो। तो हर सरकार ऐसे पदों पर अपने लोगों को बैठाती है। आमतौर पर होता है ना, नई सरकार बनी तो आप देखोगे राज्यपालों की भी बदलियाँ हो जाती हैं, महिला आयोग और पता नहीं कौन कौन से ऐसे आयोग हैं जिन पर बिना किसी विशेष प्रोसेस के काट छांट हो जाती है, तो बदल जाते हैं ये। तो उसी तरह से महान्यायवादी और महाधिवक्ता होते हैं। या तो ये सरकार का गठन, दूसरी सरकार बनते ही आमतौर पर खुद ही इस्तीफा दे देते हैं, अदरवाइज अगर इनकी जो नई सरकार से इनकी नहीं बनी तो सरकार इनको हटा देती है। चलो भैया आप अपना काम देखो, हम किसी दूसरे को यहाँ पर नियुक्त करेंगे। तो आमतौर पर इनका कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन निश्चित नहीं है। आमतौर पर 5 साल क्यों कहा कि अगर इनको नियुक्त कर दिया तो 5 साल इनकी सरकार रहेगी और 5 साल लगभग ये रह सकते हैं। लेकिन संविधान में इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। इनके लिए कोई एज सीमा या आयु सीमा भी नहीं है। मिनिमम या अधिकतम एज सीमा या आयु सीमा भी इस पद के लिए कोई नहीं है। ठीक है ना। वेतन क्या होगा? इनका वेतन क्या होगा? इनका वेतन वो होगा जो केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल तय करें। ठीक है ना, समझ गए। अब जो आपसे पूछेगा कि जो महाधिवक्ता है राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार, और महान्यायवादी केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार। अब 2 चीज़ें आपसे और पूछेगा इसमें, एक तो ये पूछ लिया प्रसाद पर्यंत है, एक चीज़ और पूछेगा कि इन्हें विधानमंडल की बैठक में भाग लेने का अधिकार है।
जो राज्य का एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता है, ये राज्य विधानमंडल की यानी कि विधानसभा, विधान परिषद या दोनों में से किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, चर्चा में, वाद विवाद में भाग ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। उसी तरह से महान्यायवादी, बहुत सिंपल क्वेश्चन और अक्सर आते हैं। महान्यायवादी वो संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, किसी भी सदन में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। ठीक है ना। ये केवल 2 ऐसे अधिकारी हैं जो सदन का सदस्य ना होते हुए भी सदन की बैठक में या कार्यवाही में या चर्चा में भाग लेते हैं। इसके अलावा मुझे मेरे चेहरे पर आप जो स्माइल देख रहे हो वो इसलिए है कि जो उपराष्ट्रपति है, ये सवाल भी एक बार पूछा गया है, जो उपराष्ट्रपति होता है ना, जो उपराष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है, वो राज्यसभा का सदस्य तो होता नहीं है। एक बार ऐसा सवाल आया था कि इनमें से किस सदन का जो चेयरमैन है वो सदन का सदस्य नहीं होता, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कहने का मतलब क्या है कि वो राज्यसभा सदस्य निर्वाचित नहीं हुआ है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है इसलिए उसे राज्यसभा का सभापति बनाया गया। ठीक है, तो ठीक है, महाधिवक्ता महान्यायवादी में निपट गए, लगे हाथ। आगे चलते हैं। अब आर्टिकल 174, जिस तरह से जो शक्तियां राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाना, ध्यान रखना आप इसके आर्टिकल रटने के चक्कर में ना पड़ें, बदकिस्मती से आ गया तो आ गया, अल्लाह की भगवान की मेहरबानी मान के उसको कर लेना, कहाँ कहाँ याद करोगे। तो राष्ट्रपति वाले आर्टिकल आप याद कर लो, राज्यपाल वाले आर्टिकल आप याद मत करो। तो जिस तरह से राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं और सरकार की सिफारिश पर लोकसभा भंग कर सकते हैं, है ना, सत्र को स्थगित कर सकते हैं, उसी तरह से पावर जो है राज्यपाल को है। अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, संदेश देना, विशेष बैठक बुलाना, जो राष्ट्रपति की पावर है वही राज्यपाल की पावर है विधानसभा को लेकर, ठीक है ना, विधानमंडल को लेकर के। ओके, अब जिस तरह से राष्ट्रपति के पास पावर है अध्यादेश जारी करने की, उसी तरह से राज्यपाल के पास पावर है अध्यादेश जारी करने की। भाई यह है कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो संसदीय कानून के समान होगा, राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो विधानमंडल के कानून के समान होगा। और राष्ट्रपति का अध्यादेश पूरे देश में लागू होगा और राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो केवल अपने राज्य में लागू होगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश पावर आर्टिकल 123 में और राज्यपाल की अध्यादेश पावर आर्टिकल 213 में, और वही सेम कि ये अधिकतम मतलब कितने समय तक रह सकता है, 6 महीने तक, और विधानमंडल की कार्रवाई शुरू होने के बाद अधिकतम 42 दिन या 6 सप्ताह तक। यह अध्यादेश मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, इसके लिए अलग से वीडियो है, आप लोग देखिएगा, है ना, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें जाइए और देखिए। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अब राज्यपाल अपनी रिपोर्ट किसे देंगे? राज्यपाल अपनी रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कहते हैं भाई राज्यपाल की आलोचना क्यों की जाती है? राज्यपाल को कहा जाता है संघवाद का उल्लंघन, केंद्र में राज्य में केंद्र सरकार का एजेंट, राज्य सरकार का उत्पीड़न करने वाला, राज्य सरकार काम में दखलंदाजी करने वाला। और अब तो एक नई प्रवृत्ति उभर के आ रही है कि अक्सर कुछ गवर्नर जो हैं वो जो है कि सार्वजनिक रूप से स्टेटमेंट देने लगे हैं, जो कि राज्यपाल से इसकी अपेक्षा नहीं की जाती है, ठीक है साहब। तो अब और क्या चीज़ें हैं और क्या आलोचनाएं हैं और आर्टिकल 356 क्या है, इसके बारे में हम इसी क्लास के अन्य भाग में या पॉलिटी की जो 23वीं क्लास है उसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आपातकाल, राज्य आपात, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात क्या होते हैं, तो उसी में जब हम संवैधानिक शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक आपात की बात करेंगे तो आर्टिकल 356 और उसमें राज्यपाल की क्या भूमिका है उसके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, किसको? हमारे चैनल को। थैंक यू।